हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 1 दैट इज़ योर सेमेस्टर 3 के अकाउंट्स के एमसीक्यूज़ पे बेस्ड है। इसमें जो भी एमसीक्यूज़ है वो मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज़ है। मेमोरी बेस्ड का मतलब हो गया कि आपसे पहले जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम्स दी हुई थी उनको जितना याद आया कि किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह आए थे, उसका बेस लेके हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। उसी के साथ हमारे हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसको भी हमने इसमें कंपाइल किया है। अगर आपको कुछ रेशियोज़ वगैरह निकालने में दिक्कत आती है तो उसके ऊपर का एक अलग सा वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज़ डेल्ट इन डैश। 4 ऑप्शंस उन्होंने हमें दिए हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, 5, 14 या फिर 21। हमें पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो है वो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स और चेंजिंग इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के लिए है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन के लिए है, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया है? राइट आंसर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. Liquidation of 2 companies and formation of a new company is dash. We take an example. Suppose there are 2 companies A Limited and B Limited और ये दोनों की दोनों लिक्विडेट हो जाती है। लिक्विडेट का मतलब ये दोनों जो है वो अपना ऑपरेशन जो है वो बंद कर देती है और एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं जो हो सकता है सी लिमिटेड हो। इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है अमालगमेशन। रेंट इज allocated on the basis of dash. The options that they have given us are sales ratio, exclusive pre, exclusive post या फिर टाइम रेशियो। अब रेंट जो है वो तो फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया। फिक्स्ड एक्सपेंस मतलब ना तो वो सेल्स पे डिपेंड होता है, ना तो वो परचेज पे या किसी और फैक्टर पे। तो जो रेंट है ये फिक्स्ड होने के कारण वो टाइम रेशियो पे बटेगा। तो द राइट आंसर इज टाइम रेशियो। एक्साइज ड्यूटी इज डिडक्टेड फ्रॉम डैश इन कंपनी फाइनल अकाउंट्स। देखिए, एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी जो है ये आपके लिए एक्सपेंस है। तो अब अगर ये एक्सपेंस है तो ये किसी भी कॉस्ट या एक्सपेंस से तो माइनस नहीं होगा, मतलब ये आए हुए इनकम में से माइनस होगा। और कंपनी फाइनल अकाउंट में एक जो मेजर सोर्स है ऑफ इनकम दैट इज सेल्स, इसको हम कहाँ पे बताते हैं? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के तहत। तो ये एक्साइज ड्यूटी इज डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन in company final accounts. Licenses and franchise is a/an dash asset. License और franchisee ये तो हमें राइट मिला रहता है, ये हमारा अधिकार है। ये हम जो अधिकार लेते हैं वो कौन सी एसेट हुई? करंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट जो हम कुछ ही समय के लिए होल्ड करते हैं और उसे हम कन्वर्ट इनटू कैश तुरंत कर सकते हैं। टैंजिबल एसेट जिसे हम छू सकते हैं, इनटैंजिबल एसेट जिसे हम छू नहीं सकते, और कंटिंजेंट इज समथिंग विच इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। एक चीज़ याद रखिए, कंटिंजेंट जो है वो हमेशा फुटनोट के तौर पे लिखा जाता है बैलेंस शीट में। तो ये कौन सा एसेट हुआ? तो ये हमारा हुआ intangible asset. So the right answer goes licenses and franchise is an intangible asset. Insurance paid rupees 5,000. The amount transferred to pre-incorporation will be dash if sales ratio is 2:3 and time ratio is 1:4. अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे हमें 2 रेशियोज़ दिए हुए हैं, एक सेल्स रेशियो भी दे दिया है, टाइम रेशियो भी दे दिया है। अब हमें ये पता लगाना है
कि इंश्योरेंस जो है वो टाइम रेशियो पे बढ़ता है या सेल्स रेशियो पे बढ़ता है। तो भाई इंश्योरेंस इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं वो तो टाइम रेशियो पे बढ़ते हैं, तो इंश्योरेंस टाइम रेशियो पे बटेगा। तो 5000 को अगर 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्री इनकॉर्पोरेशन की ओर गिरेगा 1000 और पोस्ट की ओर जाएगा 4000। उन्होंने हमें पूछा है कि प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना आएगा, तो राइट आंसर विल बी ₹1000 will be transferred to pre-incorporation. Fair value of equity share will be dash if intrinsic value is ₹14 and yield value is ₹12. फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकाला जाता है? बहुत सिंपल है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड विद 2। तो हम फेयर वैल्यू निकालते हैं 14 प्लस 12 अपॉन 2, दैट गिव्स अस 26 अपॉन 2, सो द राइट आंसर इज ₹13। Profit prior to incorporation is also called as dash. Options: revenue profit, capital profit, recurring profit, bad profit. ठीक है, प्रॉफिट तो कभी बैड होता ही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन तो कट हो गया। अब हमें ये देखना है कि इनकॉर्पोरेशन के पहले का जो प्रॉफिट है वो हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, ये हमें वैसे ही रखना पड़ता है। हो सकता है इससे हम गुडविल राइट ऑफ कर दें या एसेट्स राइट ऑफ कर दें। तो ये जो प्रॉफिट होता है इसे हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। प्रेम लिमिटेड was incorporated on 31/7/2020 to take the running business of Maya Limited from 1st April 2020. Time ratio will be dash. अब हम जहाँ से अकाउंट स्टार्ट होता है या बिजनेस जब से टेक ओवर किया है 1/4/2020 वहाँ से गिनना शुरू करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए 31 जुलाई होने के कारण हम इसे प्री इनकॉर्पोरेशन में काउंट करेंगे, तो हमारे प्री में बैठे 4 मंथ्स और पोस्ट में गए 8 मंथ्स। तो आंसर क्या होगा? 1:2 या फिर 4:8। यस, 4:8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2 आता है। Depreciation on intangible assets shall be provided as per accounting standard dash. जो इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे हम छू नहीं सकते, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये कहा गया है कि इन इंटेंजिबल एसेट्स की जो यूज़फुल लाइफ है वो 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए 10 साल के अंदर हमें ये इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ कर देनी चाहिए। ये कहा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत, सो द राइट आंसर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। Preliminary expenses are apportioned on dash. अब preliminary expenses are also called as the formation expenses. कंपनी जब फॉर्म होती है तो उसके लिए जब आप प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू कराते उसका खर्चा या रजिस्ट्रेशन का खर्चा जो भी होता है उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। ये एक्सपेंसेस जो है ये स्पेसिफिकली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बेसिस पे हम सिर्फ पोस्ट को ही लिखेंगे। Raya Limited was incorporated on 1/10/2020 to take the business of Rohan Limited from 1st April 2020. The time ratio will be, अब हमारे अकाउंटिंग ईयर जो है उसकी शुरुआत अप्रैल से होती है, तो अब हम 1 अप्रैल से देखेंगे कितना महीना प्री में आता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यू आर नॉट गोइंग टू टेक अक्टूबर क्योंकि ये फर्स्ट है, इसलिए 6:6, सो द राइट आंसर विल बी 1:1। हमारे चैनल पे एक और वीडियो भी है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है कि रेशियो कैसे निकाला जाता है। मैं उस वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, प्लीज़ गो एंड रेफर टू इट, तो ये रेशियो निकालना आपको आसान हो जाएगा। बैड डेट्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। बैड डेट, ये जो वर्ड है ये डेटर्स से लिया गया है और डेटर्स का मतलब होता है वो इंसान जो हमें पैसा देने वाले हैं।
क्यों देंगे? क्योंकि हमने उन्हें क्रेडिट पे कुछ तो भी माल बेचा होगा, और बेचने को कहा जाता है सेल्स। हमने जो माल डेटर्स को बेचा था उधारी पे, उसमें से जो पैसा वो हमें देने वाले थे, इसलिए हम उन्हें कहते हैं डेटर्स। और अगर वो पैसा नहीं दे पाते तो हम इसे कहते हैं बैड डेट। तो ये जो बैड डेट है, ये कौन से बेसिस पे बांटा जाएगा? सेल्स रेशियो। पर सम में कभी कभी आपको बैड डेट्स के दो अलग अलग चीज़ें दी जाती है कि प्री में कितना हुआ या पोस्ट में कितना हुआ। उस केस में बैड डेट स्पेसिफिक बेस पे बांटा जाएगा, पर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सेल्स रेशियो। डैश is not an intangible asset. Options provided are franchisee, goodwill, cash, computer software. Cash, जी हाँ, इसे तो हम हाथ लगा सकते हैं, पर उन्होंने बोला है which is not an intangible asset, so the right answer will be cash because rest three are intangible assets. तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।